दिव्या एक बहुत ही अमीर घर की लड़की थी, मगर उसे अमन नाम के एक बहुत ही गरीब लड़के से प्यार हो जाता है। वह अमन से शादी करने का फैसला कर लेती है और कहती है, अमन, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे करूंगी, वरना किसी से नहीं करूंगी। पर दिव्या, मैं एक गरीब आदमी हूँ, क्या तुम मेरे घर में एडजस्ट कर भी पाओगी? तुम्हारे प्यार के लिए मैं सब एडजस्ट कर लूंगी अमन। दिव्या के प्यार के सामने अमन हार मान लेता है और उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। दिव्या की माँ शारदा उनकी शादी बड़ी ही धूमधाम से करती है और विदाई के वक्त दिव्या से कहती है, बेटी, अगर तुम और अमन मेरे साथ रहते तो अच्छा रहता। इस बात को अमन नहीं मान रहा माँ, पर तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारा बराबर ख्याल रखते रहेंगे। दिव्या ससुराल आती है तो देखती है कि अमन का घर तो एक झोपड़ी से ज्यादा कुछ नहीं है। कच्ची दीवारें, कच्ची छत और सुविधाओं के नाम पर हर तरफ कंगाली। यह देख दिव्या हैरान रह जाती है और कहती है, अमन, ये घर है या झोपड़ी? ऐसी जगह कैसे रह पाते हो तुम? जैसे अब तुम रहोगी दिव्या, मेरा मतलब है कि अब तुम इस घर में रहोगी तो खुद ही समझ जाओगी कि मैं कैसे रहता हूँ। यह कहकर अमन हंसने लगता है। फिर बेटे और बहू की बातें सुनकर अमन की माँ कमला कहती है, बेटी, झोपड़ी में भले तुझे ठाट बाट ना मिले, पर प्यार महलों से ज्यादा जरूर मिलेगा। सच माँ जी, फिर तो मुझे कोई शिकायत नहीं रहेगी। मैं आज से ही आप दोनों की तरह रहना शुरू कर दूंगी। उस दिन के बाद दिव्या सचमुच सब कुछ भुलाकर गरीब पति और सास के साथ मिलजुल कर रहने लगती है। वह घर के सब काम खुद करने लगती है। चूल्हे पर खाना बनाना सीख लेती है, कपड़े धोना, सुखाने और इस्त्री करना सीख लेती है। घर की साफ सफाई भी खुद करती है। एक दिन दिव्या चूल्हा जलाने में काफी दुखी हो रही होती है और कह रही होती है, उफ, धुआं ही धुआं, ये लकड़ियां तो जल ही नहीं रही। हाय, पता नहीं आज खाना बन भी पाएगा या नहीं। दिव्या को इस तरह परेशान देखकर उसकी सास कमला कहती है, तू परेशान ना हो बहू, कल से तुझे चूल्हा फूंकने से छुटकारा मिल जाएगा। मैं तेरे लिए गैस चूल्हा खरीद दूंगी। पर गैस चूल्हे के लिए पैसा कहाँ से आएगा माँ जी? तू चिंता ना कर, मैंने काफी पैसे जोड़ कर रखे हैं, उन्हीं में से ला दूंगी। अगले ही दिन घर में गैस चूल्हा आ जाता है और दिव्या को दम घोटने वाले लकड़ी चूल्हे से निजात मिल जाती है। घर में गैस का चूल्हा देख अमन कहता है, माँ, तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे आए कहाँ से, मैंने उम्र भर जमा करके रखे हैं बेटा। बहू को गली में अमीरों जैसी कोई तो सुविधा मिले, बस इसीलिए थोड़े पैसे खर्च कर दिए। कमला यह कहकर बात को टाल देती है और फिर दिव्या को हाथ से कपड़े धोने में परेशान देखती है तो उसके लिए वॉशिंग मशीन ला देती है। इस पर दिव्या हैरान होते हुए पूछती है, अरे इस वॉशिंग मशीन की क्या जरूरत थी माँ जी? अरे जरूरत ना होती तो लाती ही क्यों? तुझे हाथों से कपड़े धोते मुझसे देखा ना गया बेटी। फिर गर्मी का मौसम आता है तो भयंकर गर्मी पड़ने लगती है। दिव्या को गर्मी में मटके का पानी नहीं भाता तो वह फ्रिज का ठंडा पानी पीने के लिए बेचैन होने लगती है और कहती है, मुझसे तो इस गर्मी में मटके का पानी पिया ही नहीं जाता। काश फ्रिज का ठंडा पानी पीने को मिल जाता तो कितना अच्छा होता। बहू, तू चिंता मत कर बेटी, मैं तेरे लिए आज ही फ्रिज मंगवा देती हूँ। फिर उस दिन घर में फ्रिज आ जाता है और दिव्या को पीने के लिए फ्रिज का ठंडा पानी मिलने लगता है। फिर कुछ दिन बाद दिव्या गर्मी से परेशान रहने लगती है तो कमला उसके लिए झोपड़ी में एसी लगवा देती है। यह देख दिव्या को अपनी सास पर संदेह होने लगता है और वो सोचती है, माँ जी रहती तो झोपड़ी में है पर पैसा की तरह खर्च कर रही हैं। आखिर इनके पास इतना पैसा आता कहाँ से है? कुछ दिन बाद धीरे धीरे झोपड़ी जैसे घर में अमीरों जैसी सारी सुख सुविधाएं आ जाती हैं
और दिव्या एक झोपड़ी में रहकर भी अमीरों सा जीवन जीने लगती है। फिर एक दिन अचानक ही उसकी सहेली नताशा उससे मिलने आती है और पूछती है, दिव्या, तुम अपने गरीब ससुराल में खुश भी हो ना? यार, मेरा ससुराल बस कहने को ही गरीब झोपड़ी वाला ससुराल है। ठाट बाट तो इसमें महलों जैसे हैं ना। बताओ तो किस चीज की कमी है यहाँ? यह सुनकर नताशा मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ, यह महलों जैसा ठाट बाट भी तुम्हारी माँ के पैसे का है। क्या जानती भी हो, तुम्हारी लालची सास तुम्हारी अमीर माँ से तुम्हारे नाम पर खूब पैसा ऐड कर लाती है। तुम यह क्या कह रही हो नताशा? ठीक ही कह रही हूँ। तेरा फायदा उठाकर तेरी सास अपनी गरीबी दूर करने में जो लगी है। यह सुनकर दिव्या को अपनी सास पर बड़ी लानत महसूस होती है और वो कहती है, माँ जी, आपने ऐसा क्यों किया? आपको मेरी माँ से पैसा मांगने की क्या जरूरत थी? उनके पैसे से तो ये चीजें मैं भी खरीद सकती थी। माँ, तुम इतनी लालची कैसे हो गई? बेटा, मैंने कोई लालच नहीं किया। यह सब करने के लिए तो दिव्या की माँ ने ही मुझे मजबूर किया था। एक दिन इसकी माँ आया और कहने लगी, कमला बहन, मेरी बेटी को अमीरों की तरह रहने की आदत है। मैं नहीं चाहती कि वह आपके घर में छोटी छोटी चीजों के लिए तरसे। इसीलिए कुछ जरूरत की चीजें उनको मेरी तरफ से खरीद कर दे देंगी तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। पर इस बारे में मेरी बेटी को कुछ मत बताना। माँ जी, मैंने आपसे कब कहा कि मेरे लिए ये चीजें खरीद कर ला दीजिए? अमन, मैंने आपसे घर जमाई बनकर रहने को कहा तो आपने मना कर दिया। फिर अब यह लालच क्यों? क्या मैंने आपकी गरीबी से कोई शिकायत की? दिव्या, माँ ने जो भी बताया, क्या वो झूठ है? हाँ, झूठ है अमन। अब आप मेरे साथ चलिए, हम दोनों माँ के साथ रहेंगे। पर मैं अपनी माँ को छोड़कर नहीं जा सकता दिव्या। तो फिर मैं चली अपनी माँ के पास। माँ जी, ये गैस चूल्हा, वॉशिंग मशीन, टीवी, फ्रिज, एसी सब आपको मुबारक। मुझे नहीं पता था कि ये संस्कार सिर्फ दिखावा होते हैं। यह कहकर दिव्या ससुराल छोड़कर अपने मायके चली जाती है और उसके आने पर शारदा तो फूली नहीं समाती और कहती है, बेटी, तू ही नादान निकली। मुझे तो पहले ही पता था कि गरीब अमीरों के साथ बस लालच के लिए रिश्ता बनाते हैं। अब तो देख लिया ना तूने। माँ, बस कुछ मत कहो, मुझसे भूल हो गई। अमन का घर छोड़कर दिव्या खुश नहीं रह पाती। वह हमेशा दुखी रहने लगती। उसका प्यार और जिंदगी से विश्वास ही उठ जाता है। ना ढंग से खाती है और ना रह पाती है। यह देख शारदा कहती है, बेटी, उन लालची गरीब लोगों के लिए तुम इतनी परेशान क्यों रहती हो? माँ, पता नहीं किस मनहूस राक्षस की नजर लग गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो मुझे पलकों पर बैठाकर रखते थे, वे इतने खुदगर्ज कैसे हो गए। बेटी, ये गरीब होते ही ऐसे हैं। इनके बारे में ज्यादा मत सोचो। कुछ दिन बाद अचानक ही शारदा गंभीर रूप से बीमार हो जाती है और उसे अपनी करनी पर पछतावा होने लगता है। वह कहती है, बेटी, तेरा पति और तेरी सास तुझे बहुत प्यार करते हैं। तेरी सास ने मुझसे कुछ नहीं मांगा था। मैंने ही उसे वो सब चीजें देने के लिए मजबूर किया था ताकि तू मेरे पास लौट आए। यह सुनकर तो दिव्या के पैरों के नीचे से जमीन ही खिसक जाती है। उसे अपने पति और सास पर बहुत प्यार आता है और हद से ज्यादा गर्व होता है। वह तुरंत अमन और कमला से अपनी गलती की माफी मांगती है। फिर सब मिलकर बीमार शारदा की देखभाल करते हैं और वह ठीक हो जाती है। शारदा और कमला एक दूसरे की तकलीफ समझ जाती हैं और सब खुशी खुशी साथ साथ रहने लगते हैं। गगन जंगल से जलाने की लकड़ियां लाता और उन्हें शहर लाकर बेच देता। एक दिन गगन जंगल में जाता है तो भयंकर तूफान में फंस जाता है। वह रास्ता भटक जाता है और जंगल के बीच एक आदिवासी गांव में पहुंच जाता है। उस गांव की सभी औरतें पत्तों के बने बहुत ही सुंदर गाउन पहनकर घूम रही थीं। यह देख गगन आश्चर्यचकित रह जाता है और सोचता है, अरे वाह,
यहाँ तो औरतें और लड़कियां पत्तों के बने गाउन पहनकर घूम रही हैं। सब कितनी सुंदर लग रही हैं। वहीं कोमल नाम की एक बहुत ही सुंदर आदिवासी लड़की गगन पर आकर्षित हो जाती है और दोनों में प्यार हो जाता है। गगन कोमल से शादी कर लेता है और उसे अपने घर ले आता है। शारदा, जो गगन की माँ है, पूछती है, अरे ये जंगली लड़की कौन है बेटा, और तू इसे यहाँ क्यों लाया है? तो गगन ने कहा, माँ, ये तुम्हारी आदिवासी बहू कोमल है। शारदा बोली, ठीक है बेटा, जंगली ही सही, आखिर तू बहू तो ले ही आया। शारदा को कोमल का सुंदर नयन नक्श और गोरा रंग तो बहुत पसंद आता है, मगर उसका पत्तों का गाउन उसको बिल्कुल भी नहीं भाता। इसीलिए वह कोमल को एक साड़ी देते हुए कहती है, अरे अब तन पर पत्ते लपेटना छोड़ और यह साड़ी पहन ले। यह जंगल नहीं, शहर है। लोग देखेंगे तो हंसने लगेंगे तुझ पर। अरे नहीं, कोई मुझ पर हंसे या रोए, मैं तो यही पोशाक पहनूंगी। नहीं पहननी मुझे साड़ी। यह सुनकर तो शारदा अपना माथा पीट लेती है और कहती है, मेरा गगन भी पागल है, पता नहीं कहाँ से उठा लाया इस जंगली लड़की को। भला शहर में पत्तों के कपड़े पहनकर घूमेगी तो लोग क्या कहेंगे? शारदा के कहने पर गगन भी कोमल को समझाता है कि वह पत्तों का गाउन पहनना छोड़ कपड़े के बने पोशाक पहने, पर कोमल मना कर देती है। एक दिन वह शारदा के साथ बाजार जाती है तो कुछ लोग उसे पत्तों के गाउन में देखकर हंसने लगते हैं। एक आदमी कहता है, अरे वाह, क्या ड्रेस पहनी है, पत्तों का गाउन। औरत बोली, अरे ताई, घर में कपड़ों का अकाल पड़ गया था क्या, जो बहू को अपने लिए पत्तों का गाउन सीना पड़ा। लोग कोमल का पत्तों का बना गाउन देखकर तरह तरह की बातें कर ही रहे थे कि तभी वहां आयशा की कार आकर रुकती है। आयशा कोमल का पत्तों का गाउन देख खुशी से झूम उठती है और पूछती है, अरे वाह, क्या सुंदर गाउन है, तुमने खुद सिला है क्या? हाँ, मैंने खुद सिला है। मैं ऐसे एक से एक सुंदर गाउन सिल सकती हूँ। कुछ दिन बाद आयशा को एक फैंसी ड्रेस कॉन्टेस्ट में भाग लेना था और वह अपने लिए कोई खास फैंसी ड्रेस बनवाने की सोच रही थी। आयशा से बना गाउन इतना पसंद आता है कि वह कोमल को 2000 रुपए देते हुए कहती है, ये लो 2000 एडवांस और मेरे लिए एक ऐसा ही गाउन बना दो प्लीज। कोमल ने कहा, इससे भी सुंदर गाउन बनाऊंगी। कोमल बहू के पत्तों के गाउन का ऐसा असर देखकर शारदा मन ही मन हैरान हो जाती है और खुद से कहती है, चलो कोई तो मिला जिसने बहू के इस जंगली पहनावे की कुछ कदर की। कोमल आयशा के लिए पत्तों का बहुत ही सुंदर गाउन सिलती है। वह उस पर रंग बिरंगे फूलों की झालर बनाती है। इससे गाउन और अधिक सुंदर लगने लगता है। आयशा को गाउन बहुत पसंद आता है और वह उसे पहनकर फैंसी ड्रेस कॉन्टेस्ट में प्रथम आती है। सब उसकी आदिवासी पोशाक की खूब प्रशंसा करते हैं। आयशा पुरस्कार लेकर जाने लगती है तो जगमोहन उसके पास आता है और पूछता है, सुनिए, आपने ये गाउन कहाँ से बनवाया है? क्या आप मुझे उस दर्जी का पता दे सकती हैं? इस पर आयशा ने पूछा, पर आप उसका पता लेकर क्या करेंगे? देखिए, मेरी गारमेंट की दुकान है। कभी कभी ऐसी फैंसी पोशाक के ग्राहक भी आ ही जाते हैं। सोचता हूँ कि एक दो ड्रेस बनवा कर देख लूं। आयशा जगमोहन को कोमल का पता दे देती है और एक दिन वह कोमल से मिलने उसके घर आता है। कोमल उस समय भी अपना पत्तों का गाउन पहने हुई थी। यह देखकर जगमोहन हैरान रह और पूछता है, अरे, आप तो खुद भी पत्तों का बना गाउन पहनती हैं। आप ही कोमल है ना? जी, मैं ही कोमल हूँ। कहिए, आपको मुझसे क्या काम है? आप बहुत अच्छे गाउन बनाती हैं। मेरी कपड़ों की दुकान है। मैं अपनी दुकान के लिए आपसे ऐसे ही 4 गाउन बनवाना चाहता हूँ। क्या आप गाउन बना देंगे? हाँ हाँ, जरूर बना दूंगी। तो ये लीजिए 5000 एडवांस और मेरे लिए 4 गाउन बना दीजिए।
कोमल की आदिवासी पोशाक की ऐसी वाहवाही देखकर शारदा और गगन दोनों बहुत खुश होते हैं। कोमल शारदा को 5,000 रुपए देते हुए कहती है, माँ जी, यह लो पैसे। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना मैं घर में एक बुटीक खोल लूँ। हाँ हाँ बेटी, खोल ले बुटीक। इस गगन की तो कुछ खास कमाई है नहीं, हो सकता है तेरा ही काम चल निकले। जगमोहन कुछ दिन बाद आकर कोमल से 4 गाउन ले जाता है और फिर कुछ दिनों तक वापस नहीं आता। इधर कोमल अपने बुटीक में तरह तरह के गाउन बनाकर रखती है, पर उन्हें खरीदने के लिए कम ही ग्राहक आते हैं। यह देख कोमल उदास हो जाती है और शारदा से कहती है, माँ जी, लगता है इस तरह पोशाकें नहीं चलेंगी। बहू, हिम्मत ना हार, सुंदर पोशाकें बनाती हो, हम कपड़ों से पोशाकें बनाना शुरू करेंगे। उस दिन के बाद कोमल पत्तों की पोशाक बनाने के साथ साथ कपड़े की पोशाकें भी बनाने लगती है और थोड़ा अच्छा काम चलने लगता है। फिर एक दिन पूनम नाम की एक महिला अपनी 7 साल की बच्ची के लिए उसकी बुटीक पर आती है और कहती है, अगले हफ्ते मेरी बेटी का जन्मदिन है, मुझे इसके साइज का पत्तों वाला गाउन बनवाना है। एक गाउन बनवाना है? नहीं, मुझे ऐसे 10 गाउन चाहिए। मैं कुछ और बच्चियों को भी वही गाउन पहनाने की सोच रही हूँ। इसी तरह बातों बातों में पूनम कोमल से कहती है, अगर बुरा न मानो तो एक मशवरा दूँ? हाँ हाँ, बिल्कुल दीजिए बहन। तुम्हारे ये पत्तों से बने गाउन ज्यादा दिन नहीं चलते, पर अगर तुम पत्तों के प्रिंट वाले कपड़े से पोशाकें बनाओ तो खूब चलेंगी। पूनम का यह मशवरा कोमल को बहुत पसंद आता है। वह गगन के साथ जाकर बाजार से पत्तों के प्रिंट वाला कपड़ा खरीद कर लाती है। फिर पत्तों की पोशाकों के साथ साथ उस प्रिंट वाले कपड़ों की पोशाकें भी बनाना शुरू कर देती है। इससे उसका बुटीक और बढ़िया चलने लगता है। इस पर शारदा खुश होकर कहती है, बहू, काम तो अब तेरा खूब अच्छा चलने लगेगा, पर मेरी एक बात मान। जो भी बात है कहो माँ जी, मैं आपकी हर बात। बहू, अब तो तुम पत्तों के प्रिंट वाले कपड़े के सुंदर और डिजाइनर गाउन बनाने लगी हो, इसलिए अब पत्तों वाले गाउन की जगह क्यों ना कपड़े वाला गाउन पहनो। ठीक है माँ जी, मैं आज ही आपकी बात मान लेती हूँ। कोमल पत्तों के प्रिंट वाले कपड़े से बनी पोशाक पहनने लगती है और उस पर पोशाक खूब जचती है। फिर शारदा तो क्या, पास पड़ोस की औरतें भी उसकी बड़ाई करती नहीं थकती। आशा कहती है, शारदा बहन, जैसी सुंदर तेरी बहू है वैसी ही सुंदर पोशाकें बनाती है, इसकी तो जितनी भी बड़ाई करो कम है। तेरी बहू तो पक्की टेलर निकली, देखना इसका बुटीक बहुत चलेगा। फिर कुछ ही दिन बाद उनकी वाणी सच हो जाती है। एक दिन जगमोहन उसके बुटीक पर आता है और उसके पत्तों के प्रिंट वाले कपड़े से बनी पोशाकें देखकर खुशी से फूला नहीं समाता और कहता है, वाह, ये हुई बात। ये पोशाकें तो सच में लाजवाब हैं, मार्केट में खूब चलेंगी। मैं तो कहूं विदेशों में भी दौड़ेंगी। कोमल जी, सब पोशाकें पैक करा दीजिए। इस तरह कोमल के बनाए पोशाक देश विदेश में हर जगह पसंद आते हैं और जगमोहन कोमल को बड़े बड़े ऑर्डर देने लगता है। कुछ ही दिनों में कोमल का बुटीक देश विदेश का जाना माना बुटीक बन जाता है और उसकी गिनती प्रसिद्ध फैशन डिजाइनरों में होने लगती है। साथ ही वह बहुत अमीर भी हो जाती है।